हेलो फ्रेंड, आप सभी का एजुकेशन हब में स्वागत है। आज हम आपको इतिहास के पन्नों से टीपू सुल्तान के बारे में कुछ रोचक तत्व आपसे शेयर करने जा रहा हूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमको आगे आपको जो है और भी वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। 20 नवंबर 1750 में कर्नाटक के देवनाहल्ली में जन्मे टीपू सुल्तान का पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान साहबान था। उनके पिता का नाम हैदर अली और माँ का फ़खरुन्निसा था। उनके पिता मैसूर साम्राज्य के एक सैनिक थे, लेकिन अपनी ताकत के बल पर वे 1761 में मैसूर के शासक बने। टीपू सुल्तान को इतिहास न केवल एक योग्य शासक और योद्धा के तौर पर देखता है, बल्कि वो विद्वान भी था। उनकी वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता हैदर अली ने ही उन्हें शेर मैसूर का खिताब से नवाजा था। अंग्रेज़ों से मुकाबला करते हुए श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की मौत हो गई। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हैदर अली का देहावसान एवं टीपू सुल्तान का राज्याभिषेक मैसूर की एक प्रमुख घटना है। टीपू सुल्तान के आगमन के साथ ही अंग्रेज़ों की साम्राज्यवादी नीति पर ज़बरदस्त आघात पहुंचा। जहां एक ओर ईस्ट इंडिया कंपनी अपने नवजात ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए प्रयत्नशील थी, तो दूसरी तरफ टीपू सुल्तान अपनी वीरता कूटनीति के बल पर मैसूर की सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित था। वस्तुतः 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में टीपू एक ऐसा महान शासक था जिसने अंग्रेज को भारत से निकालने का प्रयत्न किया। अपने पिता हैदर अली के पश्चात 1782 में टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर बैठा। अपने पिता की तरह ही वह भी अत्यधिक महत्वाकांक्षी, कुशल सेनापति और चतुर कूटनीतिज्ञ थे। यही कारण था कि वह हमेशा अपने पिता की पराजय का बदला अंग्रेज़ों से लेने के लिए वह अंग्रेज़ों से ऊपर हमेशा ध्यान रखते थे और अंग्रेज़ भी काफ़ी उनसे भयभीत रहते थे। टीपू सुल्तान की आकृति में अंग्रेज़ों को नेपोलियन की तस्वीर दिखाई पड़ती है। वह अपने पिता के समान ही निरंकुश और स्वतंत्रताचारी थे, लेकिन फिर भी प्रजा की तकलीफ़ों का उन्हें काफ़ी ध्यान रहता था। अतः उनके शासनकाल में किसान प्रसन्न व कट्टर धर्मांत मुसलमान थे। उनके चरित्र के संबंध में विद्वानों ने काफ़ी मतभेद है। मैसूर की एक कहावत है कि हैदर साम्राज्य स्थापित करने के लिए पैदा हुए थे और टीपू उसे खोने के लिए। वस्तुतः टीपू एक पश्चिम शासक, मौलिक सुधारक, अच्छे योद्धा, इन सारी बातों के बावजूद वह अपने पिता के समान कूटनीतिज्ञ एवं दूरदर्शी थे। वह उनका सबसे बहुगुण था। टीपू अपनी बंदूक से चिपक गया। उन्होंने पूरे जोश के साथ उस लाइन को लागू करने के फैसले को लागू कर दिया कि जिससे देश में प्राप्त स्थिति को इस उपाय की आवश्यकता थी। टीपू सुल्तान का सामंतवाद के प्रति दृष्टिकोण अलग था। उन्होंने इसे एक बार समाप्त भी कर दिया था और नतीजा यह है कि आज भी कर्नाटक के किसान विशेष रूप से पूर्व मैसूर क्षेत्र में उत्तरी भारत के किसानों से अलग हैं। जमीन के टिलर टीपू के दिनों से ही अपनी पकड़ के मालिक थे। इस उपाय के परिणाम स्वरूप वह क्षेत्र में एक विकसित प्रांत है। कर्नाटक के किसान भूमि मालिक हैं और उनके बेटे और बेटियों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध किया गया। टीपू सुल्तान ने अपने राज्य
के ब्राह्मण पुरोहित के प्रति निष्ठावान थे और उनके सहयोग की मांग करते थे। यहाँ तक कि उनके द्वारा देवी देवताओं के आशीर्वाद के लिए विशेष प्रार्थना करने का भी अनुरोध किया जाता था। 1791 में श्री गंगा तट के जगत गुरु स्वामी को लिखे उनके पत्र हिंदू विषय के साथ उनके उत्कृष्ट संबंधों के प्रमाण हैं। इस दावे के लिए टीपू ने कुछ 30 पत्रों को भारतीय पुरातत्व विभाग में संरक्षित किया गया है। दक्षिण भारत के विल्कस हिस्टोरिकल स्केच टीपू सुल्तान की हिंदू नफरत के रूप में कोई भी न्याय नहीं करते हैं। टीपू का सुसंस्कृत मन था। मुहिबुल हसन के अनुसार वह बहुमुखी थे और हर तरह के विषयों पर बात कर सकते थे। वह कन्नड़ और हिंदुस्तानी उर्दू बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने ज़्यादातर फ़ारसी में बात की जो उन्हें आसानी से लिखी थी। उन्हें विज्ञान, चिकित्सा, संगीत, ज्योतिष और इंजीनियरिंग में दिलचस्पी थी, लेकिन धर्मशास्त्र और सूफीवाद उनके पसंदीदा विषय थे। कवियों और विद्वानों ने उनके दरबार को सुशोभित किया। वह उनके साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के शौकीन थे। वह सुलेख में बहुत रुचि रखते थे। उन्होंने जबरदस्त ज्योतिष की किताब लिखी, जो उनकी लाइब्रेरी में अनेक पुस्तकें मौजूद हैं। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद और उनकी बेटी फातिमा और उनके बेटों हसन और हुसैन के नाम से कवर के मध्य में और चारों कोनों में खलीफाओं के नाम के साथ ली जाती है। उनकी निजी लाइब्रेरी में अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू और हिंदी पांडुलिपियों की 2000 से अधिक संगीत, हदीस, कानून, सूफीवाद, हिंदू धर्म, इतिहास, दर्शन, कविता और गणित से संबंधित हैं। 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल बना। वह भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के मामले में समर्थ नहीं था, लेकिन उस समय की परिस्थितियों की संधि कर ली और इस पर टीपू ने भी फ्रांसीसियों से मित्रता के लिए हाथ बढ़ाया ताकि दक्षिण में अपना वर्चस्व स्थापित करे। कॉर्नवालिस जानता था कि टीपू का साथ उसका युद्ध अनिवार्य है, इसलिए वह महान शक्तियों के साथ मित्रता स्थापित करना चाहता था। उसने निजाम और मराठों के साथ संधि कर एक संयुक्त मोर्चा कायम किया। इसके बाद उसने टीपू के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इस तरह तृतीय मैसूर युद्ध प्रारंभ हुआ। यह युद्ध 2 वर्षों तक चलता रहा। प्रारंभ में अंग्रेज असफल रहे, लेकिन अंत में उनकी विजय हुई। मार्च 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टम की संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ। टीपू ने अपने राज्य का आधा हिस्सा और 30 लाख पाउंड संयुक्त मोर्चे को दंड के स्वरूप दिया। कुछ हिस्सों में मराठों को भी प्राप्त हुआ। उनसे उनकी राज्य की सीमा तुंगभद्रा तक बढ़ गई। शेष हिस्सों में अंग्रेज़ों का अधिकार रहा। टीपू सुल्तान ने जायतन के रूप में अपनी 2 पुगों को भी कॉर्नवालिस के सुपुर्द कर दिया। इस पराजय से टीपू सुल्तान को भारी क्षति उठानी पड़ी और उनका राज्य कंपनी राज्य से घिर गया तथा समुद्र से उनका संपर्क टूट गया। कॉर्नवालिस ने इस संधि को करने में जल्दीबाजी की और टीपू का पूर्ण विनाश नहीं करके भारी भूल की। अगर वह टीपू की शक्ति को कुचल देते तो भविष्य में चतुर्थ मैसूर युद्ध नहीं हो पाता।
लेकिन वास्तव में कॉर्नवालिस ने ऐसा नहीं करके अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया और उस समय अंग्रेज़ सेना में बीमारी फैली हुई थी और यूरोप, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध की संभावना थी। ऐसी स्थिति में टीपू फ्रांसीसियों की सहायता ले सकते थे। अगर संपूर्ण राज्य अंग्रेज़ ब्रिटिश राज्य को मिला लेते तो मराठे और निजाम भी उनसे जलने लगते। इसलिए कॉर्नवालिस का उद्देश्य यह था कि टीपू की शक्ति समाप्त हो जाए और साथ ही साथ कंपनी के मित्र की भी शक्तिशाली बन सकें। बिना अपने मित्र को शक्तिशाली बनाए टीपू की शक्ति को कुचलने का प्रयास किया। टीपू सुल्तान रंगापट्टी की अपमानजनक संधि से काफ़ी दुखी थे और अपनी बदनामी के कारण वह अंग्रेज़ों को पराजित कर दूर करना चाहते थे। प्रकृति ने उन्हें ऐसा मौका भी दिया, लेकिन भाग्य ने टीपू का साथ नहीं दिया। जिस समय इंग्लैंड और फ्रांस का युद्ध चल रहा था, इस अंतर्राष्ट्रीय विकट परिस्थिति का लाभ उठाने के लिए टीपू ने विभिन्न देशों में अपना राजदूत भेजा और फ्रांसीसियों को भी अपने राज्य में विभिन्न तरह की सुविधाएं प्रदान कर अपने सैनिक संगठन में उनके फ्रांसीसी अफसर नियुक्त किए और कुछ फ्रांसीसियों ने अप्रैल 1798 ईस्वी में अंग्रेज़ के विरुद्ध टीपू की सहायता की। फलतः अंग्रेज़ और टीपू के बीच संघर्ष आवश्यक हो गया। इसी समय लॉर्ड वेलेजिल बंगाल के गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया था। उन्होंने टीपू की शक्तियों को कुचलने का निश्चय किया। टीपू के विरुद्ध उसने निजाम और मराठों के साथ गठबंधन करने की चेष्टा की। निजाम को मिलाने में तो सफल हो गए, लेकिन मराठों ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया और 1798 में निजाम के साथ वेलेजली में सहायक संधि की और यह घोषणा की जाती कि जो प्रदेश में कुछ हिस्सों में मराठों को ही दिया जाएगा। पूर्ण तैयारी के साथ वेलेजली में मैसूर का आक्रमण कर दिया गया। इस तरह मैसूर का चौथा युद्ध प्रारंभ हुआ और टीपू सुल्तान वीरता के साथ आखिरी तक युद्ध करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। मैसूर पर अंग्रेज का अधिकार हो गया। इस प्रकार 33 वर्ष पूर्व मैसूर में जिस मुस्लिम शक्ति का उदय हुआ था, सिर्फ उसका अंत ही नहीं हुआ, बल्कि अंग्रेज मैसूर युद्ध का नाटक ही समाप्त हो गया और मैसूर जो 33 वर्षों से लगातार अंग्रेज़ों की प्रगति का शत्रु बना था, वह अब अंग्रेज़ों के अधिकार के क्षेत्र में आ गया। अंग्रेज़ और निजाम ने मिलकर मैसूर का बंटवारा कर लिया। मराठों को भी उत्तर पश्चिम के कुछ प्रदेश मिले, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। शेष मैसूर पुराने हिंदू राजवंश के एक नाबालिग लड़के को संधि के साथ दिया, जिसके अनुसार मैसूर की सुरक्षा का भार अंग्रेज़ों पर आ गया। वहाँ ब्रिटिश सेना तैनात कर दिया गया। सेना का खर्च मैसूर के राजा को देना था, तो वो उन्होंने स्वीकार कर दिया। इस नीति से अंग्रेज़ों को काफ़ी लाभ पहुंचा। मैसूर राज्य बिल्कुल छोटा पड़ गया और दुश्मन का अंत हो गया। ब्रिटिश इस वारदात से काफ़ी शक्तिशाली हो गया। फलतः मैसूर चारों ओर से ब्रिटिश राज से घिर गया और इसका फ़ायदा उन्होंने भविष्य में उठाया, जिससे ब्रिटिश शक्तियों के विकास में काफ़ी सहायता मिली और एक दिन उसने संपूर्ण हिंदुस्तान पर अपना आधिपत्य कायम कर लिया। 1791 में रघुनाथ राव पटवर्धन के कुछ मराठा सवारों ने श्रृंगेरी शंकराचार्य के मंदिर और मठ पर छापा मारा। उन्होंने मठ के सभी मूल्यवान संपत्ति लूट ली।
इस हमले में कई लोग मारे गए और कई घायल हो गए। शंकराचार्य ने मदद के लिए टीपू सुल्तान को अर्जी दी। शंकराचार्य को लिखी एक चिट्ठी में टीपू सुल्तान ने आक्रोश और दुख व्यक्त किया। उसके बाद टीपू सुल्तान ने बेदनूर के आसफ को आदेश दिया कि शंकराचार्य को 200 राहत, नगद धन और उपहार दिए जाएं। श्रृंगेरी मंदिर में टीपू सुल्तान की दिलचस्पी काफ़ी सालों से जारी रही और 1790 के दशक में वे शंकराचार्य को खत लिखते हैं कि टीपू के यह पत्र तीसरे मैसूर के बाद लिखे गए। टीपू सुल्तान ने अन्य हिंदू मंदिरों को भी तोहफे पेश किए। मेलकोट और मंदिर में सोने चांदी के बर्तन हैं, जिसे शिलालेख बताते हैं कि ये टीपू के भेंट दिए गए। कलाले के लक्ष्मीकांत मंदिर में 4 रजत कप भेंट स्वरूप दिए गए। 1782 और 1799 के बीच टीपू सुल्तान ने अपनी जागीर के मंदिरों को 34 दान के सनद जारी किए। इनमें से कई को सोने चांदी के थाली में तोहफे में पेश किए। ननगंज युद्ध के श्रीकांतेश्वर मंदिर में टीपू का दिया हुआ एक रत्न जड़ित कप और ननजनगुण के ही ननजुनदेश्वर मंदिर में टीपू का एक हरा शिवलिंग भेंट किया। श्रीरंग पटना के रंगनाथ मंदिर को टीपू ने 7 चांदी के कप और एक रजत कपूर ज्वलित पेश किया। 4 मई 1799 को 48 वर्ष की आयु में कर्नाटक के श्रीरंगपट्टना में टीपू सुल्तान की बहुत क्रूरता से अंग्रेज़ों द्वारा हत्या कर दी गई। हत्या के बाद उनकी तलवार अंग्रेज अपने साथ ब्रिटेन ले गए। टीपू की मृत्यु के बाद सारा राज्य अंग्रेज़ों के हाथ में आ गया।